हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हम 2 लेक्चर ले चुके हैं अब तक, और उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन, और ये क्या क्या चीज़ एक्सप्लेन करता है, इसका प्रैक्टिकल सेटअप क्या है ना, वो देख चुके थे। इसके अलावा हम एक कर्व के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे, और ये कर्व जो था हमारा वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के बीच में था, ठीक है। और इसमें मैं आपको लास्ट जो क्लास थी उसमें मैं जाते जाते आपको एक निरोधी विभव के बारे में बता के गई थी, दैट वाज स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैं आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में कुछ बातें अधूरी रह गई थी जिसको मैं आज कंटिन्यू करके कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना। So we were discussing about this curve, and this curve is between this curve is between photoelectric effect and voltage, right? तो हमने देखा था कि जो वोल्टेज है, हमने अल्टरनेटिवली ये जो हमारे पास पी प्लेट है ना, इसके लिए अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव करके हमने कुछ कंक्लूजन्स निकाल लिए थे कि अगर ये प्लेट पी पॉजिटिव होती है तो जो क्यू प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे ड्यू टू इंसिडेंट ऑफ दिस लाइट, तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे दे विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी पी प्लेट, ठीक है। पी प्लेट पर अट्रैक्शन की वजह से देयर विल बी अ मूवमेंट बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और उन मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि करंट फ्लो होता है, और उस करंट को हम क्या नाम देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसके बारे में हमने देख लिया था। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है उसकी वजह से हमारा फॉर पॉजिटिव पोटेंशियल जो कर्व आता है वो ऐसा आता है कि पहले धीरे धीरे करंट बढ़ता है और थोड़े टाइम के बाद स्टेबल हो जाता है। स्टेबल इसलिए हो जाता है क्योंकि प्लेट पी पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बंद हो जाती है, क्योंकि अमीशन की भी तो एक लिमिट है ना। उसके बाद प्लेट पी पर जब इलेक्ट्रॉन बंद हो जाते हैं, करंट फ्लो भी बंद हो जाता है और करंट हमारा स्टेबल आ जाता है, ठीक है। और ये 2 कर्व मैंने फॉर लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी बनाए हैं। इसके अलावा जब ये प्लेट पी नेगेटिव होती है तो इलेक्ट्रॉन्स इससे रिपेल होता है, पर फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉनों की शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी इस पोटेंशियल की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन प्लेट क्यू से प्लेट पी पर पहुंच जाते हैं। इसीलिए नेगेटिव पोटेंशियल लगाने पर ये करंट एकदम से जीरो ना होकर के धीरे धीरे जीरो होता है, ठीक है। धीरे धीरे जीरो क्यों होता है, क्योंकि एक कंडीशन ऐसी आती है जब प्लेट पी का पोटेंशियल इतना हो जाता है कि वो इलेक्ट्रॉनों को फिर अपनी तरफ आने ही नहीं देता, ठीक है। यानी कि इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता है, इसकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है जो इन इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होती है, तो वो फिर इसको पूरे फोर्स के साथ रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन आना बंद हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जब नहीं आएगी तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जो पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम पोटेंशियल है जो कि क्या करता है, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों को बिल्कुल, आने वाले इलेक्ट्रॉनों को बिल्कुल रिपेल कर देता है, रोक देता है। इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर निरोधी विभव, ठीक है। अच्छा, निरोधी विभव के बारे में एक बात जो देखने की है वो ये है कि ये जो मैंने जो कर्व खींचा है फॉर लो इंटेंसिटी एंड हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी के लिए आप देख रहे हैं इस कर्व में 2 कर्व हैं। लो इंटेंसिटी के लिए तो करंट थोड़ा कम मिल रहा है और हाई इंटेंसिटी के लिए थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, ये बात तो ठीक है। लेकिन एक चीज़ और गौर करने की वो ये है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो दोनों ही तरह की लाइट के लिए इक्वल है, चाहे वो इंटेंसिटी लो हो चाहे वो इंटेंसिटी हाई हो, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों के लिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने एक ही पॉइंट पर दिखाया है, यानी कि V0 पॉइंट पर शो किया है। इसका मतलब क्या है कि इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है बात, यानी कि आप इंटेंसिटी को कितना भी घटाओ बढ़ाओ, सभी के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम होगा। बट इसमें कंडीशन क्या है, फॉर अ पर्टिकुलर मेटल, यानी कि एक निश्चित धातु के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान अलग अलग इंटेंसिटी के लिए सेम होता है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, एक निश्चित धातु के लिए अलग अलग तीव्रता की प्रकाश के लिए जो निरोधी विभव होता है वो सेम होता है, लेकिन अगर आप मेटल चेंज कर दोगे देन दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल विल ऑल्सो चेंज,
ठीक है। यानी कि मान लो कि अगर आप कॉपर प्लेट के लिए ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो कॉपर प्लेट के लिए फिर आप वेव की इंटेंसिटी को घटाओ बढ़ाओ कुछ भी करो, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप कॉपर की जगह फिर आपने सिल्वर की प्लेट ले लिया तो फिर सिल्वर प्लेट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, बट सिल्वर प्लेट में फिर आप वेव की इंटेंसिटी घटाओ बढ़ाओ तो फिर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फॉर डिफरेंट मटीरियल दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल विल ऑल्सो चेंज। तो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, ठीक है। आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो क्या है, आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है रिजल्ट, ठीक है, किसका, प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या आता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट हमने ठीक से समझ लिया, सेटअप भी समझ लिया, अब क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तो ये रिजल्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखें एक्सपेरिमेंटल results of photoelectric effect, ठीक है। सबसे ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक पॉइंट को एक एक एक्सप्लेन करूंगी ठीक से, ठीक है। नंबर 1, पहला एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या है कि अगर मैं एक कर्व खींचूं बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी के बीच में, ठीक है, इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में कर्व खींचूं, बट किस पर, एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है बट इंटेंसिटी चेंज हो रही है, तो हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करने पर और इंटेंसिटी को चेंज करने पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो फ़र्क पता है क्या पड़ता है कि ये एक सीधी रेखा मिलती है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, अभी जो मैंने बात बताई थी वो किसके लिए थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी बट फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। मैं बोल रही हूँ, देखो ना, ये तो यहाँ भी डिपेंड कर रहा है, देखो लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी के लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो यहाँ भी डिपेंड कर रहा है, लो इंटेंसिटी के लिए करंट कम मिल रहा है बट इंटेंसिटी हाई कर दिया तो करंट ज़्यादा मिल रहा है ना। दो अलग अलग कर्व बनाए थे मैंने यहाँ पे, लो के लिए और हाई के लिए, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो है पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पर तो डिपेंड करता है बट स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंटेंसिटी पर कैसे डिपेंड करता है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी उसी के अनुपात में बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नंबर 2, दूसरी बात क्या है, वही जो अभी मैं कह रही थी, दूसरी बात वही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। समझ में आ रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब क्या है इसका, मीन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, है ना, EV0 डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। आई होप राइटिंग समझ में आ जाती होगी, है ना। नहीं भी आती है तो आ जाती है, मेरे हिसाब से तो ठीक ही है ना, और नहीं भी आती है तो मैं रिपीट कर रही हूँ, बोल तो रही हूँ वैसे भी, है ना। तो इस पूरी 3-4 लाइनों का क्या मतलब है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, है ना। इसका मतलब ये मैक्सिमम का, भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो है कि नहीं है, वो काइनेटिक एनर्जी है, वो अधिक विभव का मतलब एनर्जी तो है, तो विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल वो सबसे अधिकतम एनर्जी है जो कि आने वाले इलेक्ट्रॉनों को रोक देती है या फोटो इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाह होने से रोक देती है, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, और ये इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। दूसरी बात हो गई हमारी। तीसरी बात देखें, तीसरी बात ये है कि भाई निरोधी विभव जो है या जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पर तो डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये जो निरोधी विभव है V0
ये फ्रीक्वेंसी पर ज़रूर डिपेंड करता है भाई, ठीक है। तो अगर मैं एक कर्व खींचूं किस किस के बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव, और ये क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी यानी कि लाइट की आवृत्ति, ठीक है। तो अगर मैं इनके बीच में एक कर्व खींचूं तो ये लगभग कुछ इस तरीके से मिलता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन ही मिलता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव में भी आ रहा है, इसका मतलब ये कि स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकता है, वो तो हमने देखा भी है, ये जो देखा है हमने, ये तो हमने लास्ट कर्व में भी देखा है, कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट ए मैंने शो कर दिया, और ये तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, ठीक है। ये भी जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन ही मिलता है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट कट रहा है, ठीक है। ये जो लाइट थी, ये वाली जो लाइन थी हमारी, ये स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स। मैंने आपसे एक बार क्लास में डिस्कस भी किया था, सारी लाइन की इक्वेशन मैंने डिस्कस कर रखी है। तो ये तो वो इक्वेशन है लाइन की जिसमें कि इंटरसेप्ट नहीं कट रहा है, जिसमें इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू 0 है, बट इसमें इंटरसेप्ट जो है c वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये एक तरीके से y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी की इक्वेशन है, ये वाली जो लाइन की इक्वेशन है, समझ में आ रही है, ठीक है। तो समझ में आ रही है आपको, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। आई होप कि आप इंग्लिश के साथ अब तो कंफर्टेबल हो गए, थर्ड ईयर में आ गए, है ना। तो इंग्लिश में मैं इसलिए भी लिख देती हूँ, थोड़ा जल्दी लिखा जाता है ना। देखें इसके अलावा तो फ्रीक्वेंसी जो है, सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, और कैसे डिपेंड करता है, स्ट्रेट लाइन यानी कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। और यहाँ पे आप बता देना अकॉर्डिंग टू कर्व, जो वी नॉट है, अकॉर्डिंग टू कर्व वी नॉट, ऐसे लिखो आप इसको, अकॉर्डिंग टू कर्व इट विल गेट स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ऑफ नेगेटिव इंटरसेप्ट, यानी कि ऋणात्मक अंतःखंड की एक कैसी लाइन मिल रही है, सीधी लाइन। आप एग्जाम में अगर इंटरेस्टेड है तो आप बता भी सकते हैं, अगर आप एग्जामिनर को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो इक्वेशन इस लाइन की हो गई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बट इसका इस एक्सपेरिमेंट से कोई लेन देना नहीं है, ये तो मैंने बता दिया एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, 3 बातों में देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, और कैसे डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू दिस कर्व डिपेंड करता है। समझ में आ गए, ठीक है, ठीक है। इसका एक मतलब ये भी है कि फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है, इसका मतलब ये कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे वैसे अधिकतम गतिज ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी, है ना। तो आप एक लाइन यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। नंबर फोर ये है, नंबर 4 ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यानी कि जो हमारी मेटल प्लेट है उससे जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, है ना, तो अगर कोई भी लाइट इंसिडेंट होगी इस प्लेट पर, तो ये नहीं है कि आप किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर इंसिडेंट करा दोगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए भी कंडीशन है कि हर एक पर्टिकुलर मेटल के लिए एक कंडीशन है कि एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराने पर ही इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से एमिट होंगे, ठीक है। और वो निश्चित आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं वो कहलाती है आपकी देहली आवृत्ति, या जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। समझ में आ गई। तो 4th पॉइंट क्या कहता है, 4th पॉइंट ये कहता है light of a frequency more than a particular frequency only emits the electron from the metal plate, ठीक है। लोअर देन दिस
particular frequency electrons do not emit from the metal plate. This particular frequency is called threshold frequency. यानी कि इसमें मैंने क्या बताया कि एक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर देन अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के इलेक्ट्रॉन ही मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को एमिट कर पाते हैं। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम जो लाइट है वो इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से एमिट नहीं कर पाती है। ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? देहली आवृत्ति या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। एक लास्ट पॉइंट इसमें जो आता है नंबर 4 के बाद, वो ये आता है कि मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉनों के निकलने में, यानी कि लाइट के इंसिडेंट होने में और मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलने में कोई टाइम लैग नहीं होता है ना। टाइम लैग प्रेजेंट नहीं होता, इसका मतलब समय पश्चिता नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि एक जैसी लाइट इंसिडेंट हुई तो उसके बाद कोई 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड लगेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे ही इंसिडेंट होगी लाइट वैसे ही इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं। सो देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि प्रकाश के प्लेट पर आपतित होने में और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने में कोई समय पश्चिता नहीं होती। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ये समय लगभग कितना होता है? 3 × 10⁻⁹ सेकेंड, यानी कि लाइट के इंसिडेंट होने के इतने समय पश्चात ही इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है मेटल प्लेट। समझ में आ गया आपके? तो ये आपके रिजल्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। इनको आप अपने नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है। और अच्छे से समझा भी दिया है और मैंने नोट्स भी लिख दिए हैं इस बार तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट इनएबिलिटी ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में जो वेव थ्योरी है, वेव तरंग सिद्धांत, उसके क्या क्या फेलियर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।